गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो पढ़ाई के लिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हम आराम से एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, क्या आपकी क्वेरीज़ हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर 3 कंप्लीट आज पढ़ने वाले हैं। हमने 2 चैप्टर इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट इज मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इन बड़ी बड़ी टर्म्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में आपका आता है पॉपुलेशन और यूनिवर्स। पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब होता है कि वो टोटल आइटम्स, वो एग्रीगेट आइटम्स जिनके बारे में आप सर्वे कर रहे हैं, जिनके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसको पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स कहा जाता है। तो उस यूनिवर्स में से ही एक ग्रुप निकाला जाता है जिसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, सैंपल कहते हो। और जो सैंपल है वो उस पूरे यूनिवर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब उस सैंपल की स्टडी करके आप उस पूरे यूनिवर्स का, आप उस पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट बता सकते हो। पॉपुलेशन का मतलब गाइज यहाँ से जनसंख्या से नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जिनकी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि जो सेंसस मेथड है, हमारे जो मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में 2 मेथड्स आते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सेंसस मेथड, सेकेंड इज सैंपल मेथड। सेंसस मेथड मतलब जनगणना विधि। जनगणना विधि में क्या होता है, आपने देखा होगा भारत की जनगणना हुई थी 2011 में। तो उसमें आपने देखा कि जो लोग हैं वो घर घर जाकर क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में वो लोगों का बैकग्राउंड पूछते हैं, उनकी एज पूछते हैं, उनकी इनकम पूछते हैं। तो हर वो चीज़ पूछते हैं जो एक सर्वे के लिए ज़रूरी है। तो सेंसस मेथड में आप पूरी तरीके से इंक्वायरी कर सकते हो और हर एक व्यक्ति से अलग अलग आप सर्वे कर सकते हो, हर एक घर से आप अलग अलग सर्वे कर सकते हो। दूसरा आता है आपका सैंपल मेथड। सैंपल मेथड में क्या होता है कि आपने जितनी भी पॉपुलेशन थी, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स थे, उनको सबको स्टडी नहीं किया है, उनमें से कुछ को ही स्टडी आप कर पाए हो। अब स्टडी करने से क्या हुआ है कि अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं सेंसस में। लेकिन सैंपल में क्या है कि आपको एक्यूरेसी कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि आपने सभी की स्टडी नहीं की है। आपने एक उसमें से ग्रुप उठाया और उस ग्रुप में 3-4 पार्ट जो हैं उनकी स्टडी करके उस ग्रुप जो आपने ग्रुप उठाया था उसके बेसिस पे ही पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया है कि इसका ये रिजल्ट होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल है वो एक छोटा रूप है किसका, पॉपुलेशन का, एक छोटा सा पार्ट है किसका, पॉपुलेशन या यूनिवर्स का। तो आइए देखते हैं कि असेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। एक जो सैंपल है उसमें असेंशियल चीज़ें क्या होती हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो सेंसस मेथड हमने पढ़ा है, सेंसस मेथड में हमने क्या पढ़ा है कि हर एक आइटम की इंडिविजुअली स्टडी की जाएगी, ठीक है। उसके जो गुण हैं उनको अलग तरीके से, अलग वे में, अलग मेथड से क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा हर एक एट्रीब्यूट को, हर एक आइटम को, ठीक है। तो इसका फ़ायदा हमें क्या मिल सकता है, जो सेंसस मेथड है वो देखो आप बड़े एरिया में तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेंसस में क्या है कि आप हर एक आइटम की इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हो, अलग से स्टडी कर रहे हो। अगर बहुत बड़ा एरिया होगा तो बात ये भी है कि आइटम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे और इतने ज़्यादा आइटम्स की स्टडी करने में हमें टाइम भी बहुत लगने वाला है, ठीक है। तो इसलिए एरिया जो है वो एक लिमिटेड होना चाहिए जहाँ पे हम सेंसस मेथड यूज़ कर सकें, ठीक है। दूसरा है कि जो सेंसस मेथड है उसमें इंडिविजुअली स्टडी की जाती है, हर एक के पास जाएंगे डायरेक्टली। तो आपको जो ट्रेंड इन्यूमरेटर्स हैं वो चाहिए होंगे, जो गणना करने वाले हैं वो बहुत ही ट्रेंड चाहिए, क्योंकि घर घर जाकर वो लोगों से पूछेंगे। उनमें हो सकता है कि कुछ लोग एजुकेटेड हों, कुछ लोग एजुकेटेड ना हो, ठीक है। तो इसका ये है कि आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि आप इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हो, डायरेक्टली स्टडी कर रहे हो। जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, मतलब कि पैसा जो है
मेहनत जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो जो एरिया है वो आपका मतलब जल्दी से जल्दी कवर नहीं हो पाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें हमें इंडिविजुअली स्टडी करनी पड़ेगी, जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा लगेगी, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन हाँ जो रिज़ल्ट हैं वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। और बायसनेस, जो पक्षपात रहित इसके जो रिज़ल्ट होंगे वो हमें आगे भी फ़ायदा देंगे। अच्छा, बायसनेस कैसे दिखेगी इन रिज़ल्ट्स में? इसमें हमें पता चलेगा कि जो हम रिज़ल्ट्स निकाल रहे हैं वो पक्षपात रहित है, क्योंकि हम खुद जाकर वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने किसी को इसमें छोड़ा नहीं है कि हमने एक पार्ट को छोड़ दिया है, इसकी स्टडी नहीं की है, इसका अंदाज़ा लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सेंसस मेथड में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हमें दोबारा चेक करने की नौबत आई तो हम सेंसस मेथड में दोबारा चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक वाइड सर्वे किया है, बहुत बड़े लेवल पर सर्वे किया है, जो कि हम दोबारा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें इतनी कॉस्ट आती है, इतना पैसा लगता है, मेहनत लगती है। तो बहुत बड़ी एजेंसीज़ जो हैं वो या तो गवर्नमेंट सेक्टर या बहुत बड़े जो बिजनेस हैं, एजेंसीज़ हैं, वो ही इसको अपना सकती है। नेक्स्ट है आपका सैंपल। तो सैंपल में क्या है कि जो भी आप सैंपल उठा रहे हो, ठीक है, तो जब आप उसकी स्टडी करते हो तो बहुत ही कम समय में आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। क्यों? मान लिया 100 बच्चे हैं, आपको उनमें से सिर्फ 10 बच्चे ही उठाने हैं स्टडी के लिए। 100 के 100 पे अगर सर्वे करते हो तो वो सेंसस मेथड है। 100 में से 10 उठाया, ठीक है, 10 को उठाने के बाद उनकी स्टडी करने के बाद जो रिज़ल्ट दिया वो उन 100 पे अप्लाई किया कि अगर इन बच्चों के एवरेज मार्क्स इतने हैं तो जो बाकी बच गए उनके भी एवरेज मार्क्स इतने ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सैंपल मेथड है वो आप इजीली उसको इम्प्लाई कर सकते हो। ठीक है, इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हो। फिर इसमें जो कॉस्ट है वो भी कम आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा कम है, आइटम्स कम है, कॉस्ट भी कम आएगी, साथ ही साथ मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। फिर आपको अगर इसमें लगता है कि कुछ आप गलती कर रहे हो तो आप उसको रीचेक कर सकते हो, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। इसके कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप सैंपल मेथड में इंक्वायरी भी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा गाइस ये है कि ये बहुत बड़े लेवल पर अगर सर्वे करना हो तो आप क्या करते हो? सैंपल मेथड का यूज़ करते हो। ठीक है, मान लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। घर में आपकी मम्मा क्या बनाती है? चावल बनाती है। ठीक है, अगर चावल वो सारे टेस्ट करके देखती हैं तो वो तो हो गया सेंसस मेथड, जो कि ऐसा किया नहीं जाता। लेकिन अगर देखती है, 1-2 दाने लेकर देखें कि चावल ठीक से बने हैं, गल गए या नहीं गल गए, तो वो किस में आएंगे? आपके सैंपल मेथड में आएंगे। कैसे? क्योंकि उन 2-3 जो दाने लिए गए हैं चावल के, उनके बेसिस पर ही सारे चावल का अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये जो चावल हैं ये गले हैं या नहीं गले हैं। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने एक एग्जाम्पल और भी दिया था माचिस की तिल्ली का, कि हम एक माचिस की तिल्ली जलाकर देखते हैं, उसी से ही पता चल जाता है कि ये माचिस ठीक है या नहीं है। हम सभी को जलाकर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ से सैंपल मेथड और सेंसस मेथड दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। फिर आपका आता है असेंशियल्स ऑफ अ सैंपल, कि सैंपल्स के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत है उसकी। तो एक जो सैंपल है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव हमें बताता है कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए किसको? पॉपुलेशन को। किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? पॉपुलेशन को। कि जो आप सैंपल उठा रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मैच होनी चाहिए? पॉपुलेशन से। उस पूरे पॉपुलेशन को क्या करे? वो रिप्रेजेंट करे वो सैंपल। अगर वो रिप्रेजेंट नहीं करता है तो आपका जो सैंपल है वो ठीक नहीं है, और इसकी वजह से आपको एक एरर का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आप एक सैंपल लेते हो तो दूसरा उस पर डिपेंड ना हो। ठीक है, दूसरा उस पर डिपेंड ना हो। आपने जो सैंपल लिया है, आपने जो दूसरा सैंपल लिया, आपने जो तीसरा सैंपल लिया है, उनका एक दूसरे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और ना ही इस तरीके से होना चाहिए कि अगर मैं ये सैंपल नहीं लेती हूँ तो मेरा ये जो रिज़ल्ट है ये गलत आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके इक्वल चांसेस होने चाहिए।
ठीक है। फिर आता है आपका होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में क्या है कि समानता होनी चाहिए, जो सैंपल्स आप ले रहे हो वो एक जैसे होने चाहिए। अलग अलग सैंपल्स अगर आप लेते हो तो रिजल्ट भी आपके अलग अलग आएंगे। होमोजेनिटी सैंपल्स का एक बेसिक गुण कह सकते हैं, इसको बेसिक एक करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि होमोजेनिटी तो सैंपल में होनी ही चाहिए। तभी अगर होमोजेनिटी नहीं है तो वो सैंपल अच्छा नहीं माना जाता है, रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं आएंगे अगर होमोजेनिटी नहीं है तो। फिर आता है आपका एडिक्वेसी। एडिक्वेसी में क्या है कि जो भी आप सैंपल ले रहे हो 100 में से सिर्फ 2 को लेना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सैंपल ले रहे हो तो कुछ सैंपल तो लोगे उसमें से, पॉपुलेशन में से, जो उसको रिप्रेजेंट कर सके। अब 2 हैं, वो क्या पता बहुत ही कम मात्रा में है, क्या पता उसको रिप्रेजेंट करें या ना करें। आप उसका 10% 20% कुछ तो ले सकते हो, ठीक है। तो आपको सैंपल की मात्रा ना तो ज़्यादा कम रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा कम होगी तो भी हमारे रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे, और ज़्यादा होगी तो फिर सैम्पलिंग का फ़ायदा ही क्या। तो सैम्पलिंग हमें तभी फ़ायदेमंद रहती है जब उसकी जो वैल्यू है, उसके जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो एडिक्वेट हों, ठीक है। तो फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एक सैंपल जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसका एक दूसरे सैंपल पे कोई असर ना हो, एक दूसरे आइटम पे कोई असर ना हो। तीसरा हमने पढ़ा होमोजेनिटी की उसमें एक समानता होनी चाहिए, जो सैंपल हम ले रहे हैं उसके सभी गुण मैच करने चाहिए, तभी हम उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ एनालाइज करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडिक्वेसी। एडिक्वेसी में है कि जो सैंपल का साइज़ है वो ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कम कर दो, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा कर दो कि वो पॉपुलेशन के करीब आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि 100 है तो आप इससे 2 कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए, या फिर 100 है आप इससे 98 कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए। अगर आपको अच्छे सैंपल की पहचान करनी है तो उसमें ये चारों गुण होने चाहिए। फर्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड इज़ इंडिपेंडेंट, थर्ड इज़ होमोजेनिटी एंड फोर्थ इज़ एडिक्वेसी, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पे। तो सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं वो क्या हैं कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो किस किस तरीके से हम सैंपल को ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें हम सैंपल्स को किस किस तरीके से अपना सकते हैं, ले सकते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए कि फर्स्ट क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। क्या है? रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब क्या होता है कि आप उसको बाय चांस लेते हो, ठीक है। बाय चांस का मतलब हुआ कि पॉपुलेशन में से जो आप सैंपल उठा रहे हो, जो आप आइटम उठा रहे हो, उनके सबके इक्वल चांसेस हैं। आपने किसी के साथ बायसनेस नहीं करनी है, आपने किसी के साथ पक्षपात नहीं करना कि मुझे तो ये आइटम चाहिए, ठीक है, या मुझे तो ये वाला आइटम चाहिए। नहीं, सबको इक्वल चांसेस मिलनी चाहिए। जैसे इसमें क्या करते हैं, 2 मेथड्स आते हैं, लॉटरी मेथड, ठीक है, और एक टेबल मेथड होता है, टी-पेट टेबल। तो लॉटरी मेथड में क्या होता है कि जब भी आप सैंपल लेते हो, ठीक है, तो उन जितने भी टोटल सैंपल है, मान लिया कि टोटल सैंपल आपके कितने हैं, 100 है, तो आपकी 100 पर्चियाँ डाली जाएंगी। एक बाउल में क्या किया जाएगा, 100 पर्चियाँ डाली जाएंगी, जिसपे उन 100 में से नंबरिंग की जाएगी, ठीक है, नाम लिखे जाएंगे, नंबरिंग की जाएगी। तो आपको आँख बंद करके उसमें से कुछ पर्चियाँ निकालनी है। आपको मान लिया उसमें से कितनी निकालनी है, 20 पर्चियाँ निकालनी है, तो आँख बंद करके 20 निकालनी है। अब उन 20 में से आप कह सकते हो कि आप अपनी इच्छा से नहीं निकालोगे वो पर्चियाँ, कि आप नहीं जानते कि वो पर्चियाँ कौन सी, आप आँख बंद करके निकाल रहे हो, तो सबके इक्वल चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो सैम्पलिंग है इसको रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, कि बिना ही देखे, ठीक है, बिना सोचे समझे आप जो सैम्पलिंग ले रहे हो, जो आप सैंपल ले रहे हो, वो क्या कहलाती है, एक रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसमें इक्वल चांसेस है, बायसनेस नहीं है, इजी वे है, बहुत ही आसान तरीका है ये सैम्पलिंग का, बहुत ही आसान मेथड है। नेक्स्ट है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग का मतलब है कि जो आप सैंपल ले रहे हो वो अपने अनुसार ले रहे हो, ठीक है। आपको सही लग रहा है कि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा तो आपने वो सैंपल उठा लिया, आपको लगा कि ये आइटम भी इसको रिप्रेजेंट करेगा तो आपने वो वाला आइटम भी उठा लिया। तो इस तरीके से सैंपल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पर्पसिव में समझ आया
कि आप अपनी इच्छा से ले रहे हो, आपको जो सूटेबल लग रहा है, जो आपकी चॉइस है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से है कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा उसको, जो रिप्रेजेंट करेगा उसी को ही आप ले रहे हो। जो आपको लगता है कि रिप्रेजेंट नहीं करेगा, आप उसको नहीं ले रहे, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि इसमें वो गुण हैं जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप वही आइटम्स उठाओगे। नेक्स्ट वन इज, तो आपने पर्पसिव पढ़ लिया है, और डेलिब्रेट भी इसका दूसरा नाम है, या तो एग्जाम में पर्पसिव के नाम से भी आ सकता है या फिर डेलिब्रेट सैम्पलिंग के नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अच्छा ध्यान से सुनना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि या तो हम नंबर वाइज उसको एक सीक्वेंस में डालते हैं, या फिर ज्योग्राफिकली एक सीक्वेंस में डालते हैं, तो किसी भी तरीके से हम एक सीक्वेंस बनाते हैं उसका, और उस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, 5वां नंबर या हर 10वां नंबर या हर 25वां नंबर, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि मान लिया हमने लिए थे 100 आइटम्स, हम देखेंगे कि 100 का हमने नंबरिंग डाल दी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से करके हमने कहाँ तक डाल दी, 100 तक डाल दिया नंबरिंग। फिर हम देखेंगे कि हर 5वां नंबर हमें सैंपल के तौर पर उठाना है, तो ये 5वां हो गया, फिर यहाँ से 10वां हो गया, फिर यहाँ से 15वां, फिर यहाँ से 20वां। इस तरीके से आपके पास कितने सैंपल्स आ जाएंगे, अगर आप 5 से कर रहे हो तो 5 5 के उसमें 5 10 15 20 100 तक आपको क्या करना है, इसी तरीके से वो नंबरिंग के हिसाब से लेने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सिस्टमैटिक में क्या करना है, एक सिस्टम के हिसाब से उसको अरेंज करना है, ठीक है। वो अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, न्यूमेरिकली भी हो सकता है, और ज्योग्राफिकली भी हो सकता है। अरेंज करने के बाद आपको फिक्स करना है कि आपको हर 5वां नंबर लेना है, हर दूसरा नंबर लेना है, हर 10वां नंबर लेना है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग किसका मिक्सचर है, रैंडम का और पर्पसिव का, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, मान लिया टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 100 की है, ठीक है। आपने क्या किया, स्ट्रेटा बना लिया, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं उनमें, तो क्या है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो आपने इसके ग्रुप बना लिए। कितने कितने के ग्रुप बना लिए, 20 के आपको ग्रुप बनाने हैं, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 20 × 5 = 100। 100 अगर पॉपुलेशन में है तो आपको 20 के ग्रुप बनाने, ठीक है। अब आपने ग्रुप बना लिए कितने, 5 ग्रुप बना लिए 20 के। तो जो ये आप 20 के ग्रुप बना रहे हो, तो मैंने इनको क्या नाम दे दिया, A B C D E, 5 ग्रुप हो गए। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रेटा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्ट्रेटा। तो जो भी ये स्ट्रेटा हैं उनमें से हम आपको क्या करके दिखाएंगे कि जो A में आपके 20 यूनिट थी उसमें से आपको 3 लेनी है। कितनी लेनी है, 3। B में थी, इसमें से भी 3 लेनी है, हर एक में से आपको 3 लेनी है। अगर आप 5 में से 3 लेते रहोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 15। इनकी आप स्टडी करोगे, समझ आया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका हमने क्या बनाया, ग्रुप बनाए, और हर एक ग्रुप को क्या कहा जाएगा, स्ट्रेटा कहा जाएगा, और उस स्ट्रेटा में से हमें रैंडमली सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उस स्ट्रेटा में से हमें जितने भी चाहिए आइटम्स वो रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। जब हम उनको स्ट्रेटा बना रहे थे अपनी मर्जी से, हमने उनको क्या किया, अलग अलग ग्रुप से बनाया, तो वो हमारा पर्पसिव हो गया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उनको रैंडमली लिया, उनकी जो सैम्पलिंग की हमने स्ट्रेटा में से रैंडमली एक एक आइटम को या 2 2 3 3 आइटम को हमने हर स्ट्रेटा में से चूज़ किया, तो वो आपका रैंडमली हो गया। तो जो स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपल है, मिक्स्ड क्यों कहा गया है, मिक्स्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रैंडम प्लस में पर्पसिव है। क्या है, रैंडम प्लस में पर्पसिव है। अब देखिए उसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो भी आपके पास टोटल पॉपुलेशन है उसको आप ग्रुप बनाते हो। क्यों, क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें फीचर्स हैं, तो उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ग्रुप बना लेते हो। मान लिया ग्रुप बन गए 3, फिर
3 ग्रुप बन गए, A, B, C। अब आपको क्या करना है, टोटल का 20% आइटम तो इससे लेने हैं, 30% इससे लेने हैं और 50% इससे लेने हैं टोटल आइटम्स के, ठीक है। अगर आपको 100% सैंपल लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी कोटा है उसका क्या करना पड़ेगा, मान लिया 100 यूनिट है आपके पास, 100 यूनिट आपको लेनी है पॉपुलेशन में से, तो आप क्या करोगे, उनके अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे 3 ग्रुप बन गए मान लिया। अब 3 ग्रुप में हम उनका परसेंटेज निकाल लेंगे कि ये कितने परसेंट है, जो A है वो कितने परसेंट रहेगा, B कितने परसेंट रहेगा, C कितने परसेंट रहेगा, ठीक है। उनके जितने परसेंटेज हैं उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनमें से सेलेक्ट करेंगे, जो आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोटा सैम्पलिंग है। कोटा का मतलब होता है एक परसेंटेज फिक्स कर देना, कि एक कोटा फिक्स कर देना कि हमें तो इतना ही लेना है इसमें से, ठीक है। तो हमने अलग अलग ग्रुप बनाए, ग्रुप में से हमने देख लिया कि हमें तो इतना परसेंट ही लेना है, दैट्स कोटा। उसके बाद आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार, हम अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं, जो भी हमें सही लग रहा है हम उसको लेते चले जा रहे हैं। इसमें कन्वीनियंस में क्या है, ईजी तो है लेकिन बायसनेस बहुत ज़्यादा है, पक्षपात बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें जो सही लग रहा है हम उसको लेते जा रहे हैं, जो सही नहीं लग रहा है उसको छोड़ते जा रहे हैं, सबके इक्वल चांसेस नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेथड्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं? फर्स्ट रैंडम है। रैंडम में हम क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग में कि आंख बंद करके और फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबके क्या होता है, इक्वल चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। हमें नहीं पता कि हमारे हाथ में, मान लिया एक थैला है, थैले में 1000 बॉल्स हैं, हमें 25 बॉल्स क्या करनी है, निकालनी है। आंख बंद करके निकालेंगे, क्या पता कौन सी निकले, ठीक है। अलग अलग कलर्स की बॉल है, क्या पता कौन सी बॉल निकले, तो दैट्स रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। इसमें क्या था कि आप अपनी इच्छा से, जो आपको लग रहा है कि इस सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा ये सैंपल, वही हम आइटम उठा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या है कि आप एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हो, चाहे वो न्यूमेरिकली हो, चाहे वो जियोग्राफिकली हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली हो। अरेंज करने के बाद हर 5वां, हर 10वां, हर 25वां, हर 50वां, इस तरीके से आप सैंपल सेलेक्ट करते हो। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग किन दोनों का मिक्सचर है, रैंडम और पर्पसिव का। कैसे? इसमें हम जो भी पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। अलग अलग ग्रुप बनाने के बाद जो भी ग्रुप्स हैं हमारे, उनको क्या कहा जाएगा, हर एक ग्रुप को स्ट्रेटा कहा जाएगा। हर एक स्ट्रेटा में से आप रैंडमली आइटम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये पर्पसिव और रैंडम दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको मिक्स्ड सैम्पलिंग भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग। तो इसमें भी ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप का परसेंटेज निकाला जाता है और उस परसेंटेज के हिसाब से कोटा फिक्स किया जाता है और उस कोटा में ही हमें क्या लेना पड़ता है, सैंपल या आइटम्स लेने पड़ते हैं। फिर आता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार, हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या सुविधाजनक है, उसकी सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। तो हमें जो सुविधा अनुसार जो भी ठीक लग रहा है हम उसको सैंपल के तौर पर ले लेते हैं, आइटम्स के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं, अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया, अब हम देखते हैं सेंसस और सैंपल मेथड में डिफरेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किस में होगी, सेंसस मेथड में, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली जाके और सबसे इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सैम्पलिंग में हमारी एक्यूरेसी कम रहती है। और एरिया कवरेज, एरिया सबसे ज़्यादा आप कवर कर सकते हो सेंसस में, ठीक है। सैम्पलिंग में आप इतना एरिया कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप बड़े लेवल पे अगर स्टडी करना चाहते हो तो आप सैम्पलिंग से करोगे, लेकिन आप घर घर जाकर स्टडी करना चाहते हो तो वो सेंसस से होगा, ठीक है। कॉस्ट किस में ज़्यादा आती है, कॉस्ट आपकी सेंसस में ज़्यादा आती है, सैम्पलिंग में आपकी कॉस्ट कम आती है। उसके बाद मेहनत सबसे ज़्यादा किस में लगती है, सबसे ज़्यादा मेहनत सेंसस में लगती है, सैंपल में कम मेहनत लगती है, ठीक है। कॉस्ट कर चुके हो आप। और टाइम सबसे ज़्यादा किस में लगता है, सेंसस में ही टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और बायसनेस किस में रहेगी, बायसनेस सैंपल में रहेगी, ठीक है। आप किस तरीके का सैंपल ले रहे हो, जो आप सैंपल ले रहे हो क्या पता दूसरा उस सैंपल को ले या ना ले, तो सबकी स्टडी अलग अलग होगी, ठीक है। सेंसस में ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं होता है। तो गाइस ये आपका टोटल चैप्टर है,
ठीक है, जिसमें हमने वाइडली पढ़ा है सेंसस मेथड क्या है, सैम्पलिंग मेथड क्या है, सैम्पलिंग मेथड के जो बाकी मेथड से थे सैम्पल के वो हम पढ़ चुके हैं, असेंशियल क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो एक सैम्पल में होने चाहिए वो हम पढ़ चुके हैं, इनकी मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये भी पढ़ चुके हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से जुड़े रहें, कॉमर्स से जुड़े रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, हालांकि यहाँ से कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, जितने अच्छे से ये टॉपिक क्लियर किया गया है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी क्वेरी, आपके फीडबैक का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।